मिस्टर सक्सेना की फैमिली के बारे में सुनकर वो तीनों दुखी हो जाते हैं और कुछ देर तक उनके बीच खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बता रहा था। ये मिस्टर सक्सेना और शिविका की डेथ के कुछ ही दिनों बाद की बात है। विवेक निशा और सुहानी को उस रात के बारे में बताना शुरू करता है। ये बताते हुए विवेक उसी वक्त में चला जाता है। फ्लैशबैक। दिसंबर का महीना था। उस रात शिमला में स्नोफॉल हो रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था। शिमला में तब भी उस साए का खौफ था, इसीलिए रात को सभी जल्दी सो जाया करते थे। शहर की उस कॉलोनी में सभी के घर की लाइट्स ऑफ थीं, सिवाय एक घर के। उस घर के अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। ये विवेक का घर था। रात के लगभग 10 बजे थे। विवेक अपने घर के सोफे पर बैठे हुए अकेले ही टीवी देख रहा था। वो अपने पापा का इंतजार कर रहा था, जिनके साथ वो अपना फेवरेट टीवी शो देखना चाहता था। काफी देर तक विवेक के मम्मी पापा उसके पास नहीं आते, तो विवेक वहां से उठकर उन्हें ढूंढते हुए बेडरूम में चला जाता है। विवेक वहां देखता है कि उसके मम्मी पापा अपने सारे कपड़े बैग में डाल रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। विवेक अपने पापा विजय चतुर्वेदी के पास जाता है और बड़े ही मासूमियत से कहता है, पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? विवेक को देखकर विजय उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके गाल पर एक किस करते हैं। विवेक को देखते हुए विजय बहुत इमोशनल हो रहे थे, साथ ही उनकी आंखों में डर भी था। विजय छोटे से विवेक के बाल ठीक करते हुए कहते हैं, बेटा, हम हमारा सामान पैक कर रहे हैं। विवेक उनसे फिर से पूछता है, पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? विजय कहते हैं, हाँ बेटा, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर विवेक शिकायत भरे लहजे में कहता है, लेकिन क्यों पापा? विजय उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, ये शहर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में सेफ रहना है तो ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे ही विजय अपनी बात पूरी करते हैं, विवेक की मम्मी मीरा उनके पास आकर उनसे कहती है, सारा जरूरी सामान पैक हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। मीरा की ये बात सुनकर विजय के चेहरे की परेशानी और भी बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं जैसे शायद अब दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। विजय मीरा की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आज अगर हम इस शहर से जिंदा निकल गए तो यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। वो विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे अपने जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। विवेक अपने मम्मी पापा के बीच हो रही कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। वो बस बिना कुछ समझे उन दोनों की बातें सुन रहा था। विवेक हिम्मत जुटाते हुए मीरा से कहते हैं, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। मैं हम तीनों को इस शहर से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। ये कहकर विजय मीरा और विवेक को गले से लगा लेते हैं। कुछ ही देर बाद विजय विवेक और मीरा के साथ अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। विजय कार ड्राइव कर रहे थे। विजय और मीरा बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जबकि इन सब से अनजान विवेक कार में आराम से बैठा था। तभी अचानक से कार की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अचानक से ऐसा कुछ होते देख पहले तो विजय को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। विजय घबराकर कार की ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। विजय को एहसास होता है कि अब कार पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। अगले ही पल वो कार एक यू टर्न ले लेती है। विजय अपनी स्टीयरिंग घुमाकर कार को फिर से उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां वो जाना चाह रहे थे, लेकिन कार अब अपने आप चल रही थी। ये देखकर मीरा भी घबरा जाती है
और विजय से कहती है, विजय, हमें शहर से बाहर जाना है ना, तो आप कार को शहर के अंदर क्यों ले जा रहे हो? विजय भी घबराहट के साथ जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कार अपने आप चल रही है। मीरा अब और भी डर जाती है और डर कर वो विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है। विवेक को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कार बड़ी तेजी से चल रही थी और कुछ देर बाद वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है। जब विजय और मीरा देखते हैं कि वो कार कहाँ रुकी है, तो डर से उनकी रूह कांप जाती है। मीरा डर से हकलाते हुए कहती है, विजय, हम यहाँ कैसे आ गए? विजय के पास भी मीरा के सवाल का जवाब नहीं था। वो भी आंखों में खौफ लिए सामने देख रहे थे। वो कार कहीं और नहीं बल्कि विशिंग वेल के पास खड़ी थी। विजय फौरन कार स्टार्ट करने के लिए कार की चाबी घुमाते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। विजय और मीरा अब बहुत ज्यादा डर गए थे। मीरा घबराते हुए विजय से कहती है, विजय, विजय प्लीज जल्दी करो, अगर वो साया आ गया तो हमारे विवेक को। ये कहते हुए मीरा रुक जाती है। वो आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। विजय कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। विजय की बात सुनकर मीरा घबरा जाती है और विवेक को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अब विवेक भी घबराने लगता है। वो अपनी मम्मी के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, हम लोग यहाँ आकर क्यों रुक गए हैं? मीरा नम आंखों से विवेक को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस हमारी गाड़ी रुक गई है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मीरा के ऐसा कहते ही अचानक से कार के अंदर ठंडक बढ़ने लगती है। वो कार सुनसान जंगल के बीच घने अंधेरे में खड़ी थी। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कार के अंदर ठंडक बढ़ने के साथ कार के बाहर कोहरा भी बढ़ने लगा था। ये देखकर विजय और मीरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में कार के अंदर ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि वो तीनों गर्म कपड़े पहने हुए भी कांप रहे थे। अब उनके लिए कार के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही कार के चारों तरफ बर्फ की एक पतली सी परत जमने लगी थी। अब विवेक को वहां सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर विजय और मीरा विवेक को लेकर कार से बाहर निकल जाते हैं। कार से बाहर निकलते ही विजय विवेक को गोद में उठाकर मीरा के साथ वहां से जाने लगते हैं। विजय 2-3 कदम चल पाए थे, तभी कोई शक्ति उन्हें पीछे की तरफ खींच लेती है। विवेक अपने पापा के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और विजय पीछे उड़ते हुए विशिंग वेल के पास जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर मीरा डर से चीख पड़ती है। ये देखकर मीरा और विवेक बहुत घबरा जाते हैं। मीरा विवेक का हाथ पकड़कर विजय की तरफ बढ़ती है। वो तेजी से विजय की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने सामने डर और हैरानी से देखते हुए वहीं फ्रीज हो जाती है। सामने विशिंग वेल से वो साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसे देखते ही मीरा विवेक को अपने पीछे छुपा लेती है। विवेक भी उस साये को देखकर डर जाता है। विशिंग वेल से निकलकर वो साया धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगता है। उस साये को अपनी तरफ बढ़ते देख विजय अपने कदम पीछे ले रहे थे। वो साया विजय के पास आकर उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन से ऊपर उठा लेता है। विजय हवा में अपना हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उस साये की पकड़ से नहीं छूट पा रहे थे। अब उनका दम घुटने लगा था। कुछ ही देर में उस साये की उंगलियों से पैने नाखून निकलते हैं और वो नाखून विजय की गर्दन में घुस जाते हैं। ये देखकर मीरा की चीख निकल जाती है और विवेक डर से वहीं फ्रीज हो जाता है। साये की पकड़ में कुछ देर छटपटाने के बाद विजय अपना दम तोड़ देते हैं। विजय के दम तोड़ते ही वो साया उसकी बॉडी को छोड़ देता है और मीरा की तरफ बढ़ जाता है। अचानक से विवेक मीरा की पकड़ से छूटकर उस साये के हाथ में चला जाता है। अब उस साये ने
विजय की तरह ही विवेक की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लिया था। विवेक बुरी तरह से डर गया था और रोते हुए अपनी मम्मी को पुकार रहा था। अब तक मीरा समझ गई थी कि वो उस साए से नहीं लड़ सकती। मीरा अपने घुटने के बल बैठ जाती है और उस साए के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो कुछ जानता भी नहीं है। उसे जाने दो। मीरा के किसी भी बात का उस साए पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो साया अब विवेक का गला दबा रहा था। अब विवेक का दम घुटने लगा था। विवेक हवा में अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहा था। मीरा उस साए के सामने रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए अपने कार के पास जाती है। मीरा कुछ ही सेकंड के बाद विशिंग वेल के पास आ जाती है। मीरा के हाथ में एक बॉक्स था। उस बॉक्स के वहां पहुंचते ही वो साया विवेक का गला दबाना बंद कर देता है। मीरा रोते हुए कहती है, तुम्हें ये चाहिए था ना? इसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो साया उस बॉक्स को देखने के बाद फिर से विवेक का गला दबाने लगता है। अब मीरा समझ जाती है कि वो साया विवेक को नहीं छोड़ेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विवेक को कैसे बचाए। तभी उसका हाथ उसके गले की चेन पर जाता है। मीरा उस चेन को देखती है। उस चेन में एक लॉकेट था जिस पर ओम बना हुआ था। मीरा फौरन अपने गले से उस लॉकेट को निकालती है और उसे उछालकर उसे विवेक के गले में डाल देती है। जैसे ही वो लॉकेट विवेक के गले में जाता है, विवेक उस साए की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। साथ ही वहां उस साए से गुस्से में चीखने की भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मीरा और विवेक की रूह कांप जाती है। अगले ही पल मीरा अपनी जगह से उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिर जाती है, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मीरा को काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी भी उसे विवेक की फिक्र हो रही थी। मीरा दर्द से कराहते हुए उठ जाती है और विवेक की तरफ देखती है। विवेक भागते हुए मीरा के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी वो साया तेजी से मीरा के पास जाता है और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विवेक कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन उस साए को देखकर विवेक कुछ देर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो कार की हेडलाइट की रोशनी से देखता है कि उस साए के जाने के बाद मीरा वहीं खड़ी थी। उसके गले पर एक गहरा कट बना हुआ था जिससे खून की धार बह रही थी। ये देखकर विवेक जोर से चीखता है, मम्मी! और मीरा की तरफ फिर से भागने लगता है। विवेक के मीरा के पास पहुंचने से पहले ही मीरा जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। ये सब बताते हुए विवेक प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और निशा उसका हाथ थामे हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विवेक का ऐसा भयानक पास्ट सुनकर सुहानी और निशा की आंखें भी नम हो गई थीं। कुछ देर तक वहां कोई कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ देर बाद विवेक जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो सुहानी उससे कहती है, विवेक, अब वो लॉकेट कहाँ है? विवेक सुहानी को याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं, जिस रात हम पहली बार उस विशिंग वेल के पास गए थे और उस साई ने तुम्हें पकड़ लिया था? तब मैंने वो लॉकेट उसकी तरफ फेंका था और तुम उससे आजाद हो गई थी। वो लॉकेट मेरी मम्मी का था। क्या था उस बॉक्स में जिस वजह से वो साया एक पल के लिए रुक गया था? क्या विवेक का अतीत सुहानी से जुड़ा हुआ है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट एफएम पर। सारी बातें जानकर सुहानी फिर से शर्मिंदा हो जाती है। उसकी वजह से विवेक ने अपनी मम्मी का लॉकेट खुद से दूर कर दिया था। विवेक की बात खत्म होते ही निशा उससे कहती है, और उस बॉक्स में क्या था? सुहानी भी विवेक को सवालिया नजरों से देखती है। विवेक उस दिन को याद करते हुए कहता है, मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन शायद
उसमें मिट्टी का एक कलश था जो काले रंग का था। विवेक का जवाब सुनकर निशा कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, सुहानी को भी सपने में 3 कलश ही दिखते हैं जिनमें अस्थियां भरी होती हैं। कहीं ये कलश उनमें से ही एक तो नहीं है? सुहानी का पक्का इन सब से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की बेटी है? यही सोचते हुए निशा विवेक से कहती है, विवेक, क्या तुम 100% श्योर हो कि उस कार एक्सीडेंट में मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी दोनों की मौत हो गई थी? विवेक कुछ अंदाजा लगाते हुए कहता है, हाँ यार, जहाँ तक मुझे पता है उस एक्सीडेंट में दोनों की ही डेथ हो गई थी, और अगर उनमें से कोई जिंदा होता तो वापस शिमला जरूर आता। सुहानी निशा से कहती है, निशा, तू क्या सोच रही है? निशा ना में अपना सर हिला के कहती है, नहीं, कुछ नहीं। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, बता ना, क्या सोच रही है? निशा सीरियस होकर कहती है, तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी क्या? पहले मिस्टर सक्सेना की वाइफ की डेथ हुई, फिर मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके बाद मिस्टर सक्सेना के पीए मतलब विवेक के मॉम डैड की डेथ हुई। ये सब एक ही टाइम में, क्या ये अजीब नहीं है? ये सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब तो ऐसा लग रहा है ये सब आपस में लिंक्ड है। दूसरी तरफ इतने सारे फैक्ट्स एक साथ सुनकर सुहानी का सर घूम रहा था। वो इरिटेट होकर कहती है, लिसन गाइस, हो सकता है इन सब इंसिडेंट्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो, लेकिन अभी हम पद्मिनी के बारे में पता कर रहे हैं, तो इस पर फोकस करते हैं। और वैसे भी मिस्टर सक्सेना और पद्मिनी सिंघानिया का कोई लिंक नहीं है। सुहानी की बात सुनकर विवेक धीरे से कहता है, वैसे एक लिंक है। निशा और सुहानी क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा लिंक? विवेक कहता है, विशिंग वेल के पास जो पद्मिनी सिंघानिया का बंगला सिंघानिया मेंशन है ना, वो पहले मिस्टर महेश सक्सेना का था। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी और निशा अपना सर पकड़ लेते हैं। विवेक भी इतनी सारी बातों में फंसकर खामोशी से बैठ जाता है। दूसरी तरफ युवराज कॉलेज के अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी डेस्क पर एक मॉनिटर रखा था जिसे युवराज बड़े ही गौर से देख रहा था। उस मॉनिटर में उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था जब सुहानी, निशा और विवेक खिड़की से कूदकर पद्मिनी के ऑफिस से बाहर आए थे। निशा ने उस ऑफिस के अंदर जाने से पहले उस दरवाजे के ऊपर का सीसीटीवी कैमरा तो तोड़ दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस खिड़की से वो तीनों बाहर निकले हैं, उस खिड़की के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वो तीनों उसी कैमरे में कैप्चर हो गए थे, जिसकी फुटेज इस वक्त युवराज देख रहा था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वो पूरा वीडियो देखता है। वो इस वीडियो को पूरे सिस्टम से डिलीट कर देता है। फिर वो अपने चेयर पर पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद किए हुए युवराज अपने मन में कहता है, अब सुहानी को रोकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर उसकी मेमोरी जल्द से जल्द वापस नहीं आई तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, और साथ ही उसके लिए खतरा भी। मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे नहीं खो सकता, क्योंकि इससे आगे युवराज कुछ नहीं कहता। युवराज तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि क्यों वो सुहानी को कुछ होने नहीं दे सकता। इधर सुहानी उस कैफे से वापस हॉस्टल आ जाती है। निशा अब भी विवेक के साथ बाहर ही थी। सुहानी अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है, चलो, ये तो पता चल गया कि पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी फेक है, मतलब उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब अगर हमें उस साय के बारे में और जानना है तो मिस्टर सक्सेना के बारे में पता करना होगा। ओह गॉड! सुहानी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर सुहानी अपने बेड से उठकर दरवाजा खोलती है।
दरवाजे पर एक लड़की थी जो सुहानी से कहती है, सुहानी तुम्हारे लिए पार्सल आया है, बाहर डिलीवरी बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है। सुहानी चौंक जाती है और सोचती है, मेरे लिए पार्सल आया है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। सुहानी हॉस्टल से बाहर निकलकर उस डिलीवरी बॉय के पास जाती है। डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, मैम आपका पार्सल। सुहानी हैरान होकर डिलीवरी बॉय से कहती है, लेकिन भैया मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। डिलीवरी बॉय सुहानी से कहता है, मैम ये पार्सल किसी ने आपके लिए भेजा है। सुहानी उसी हैरानी के साथ कहती है, मेरे लिए? किसने पार्सल भेजा है? डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक डायरी और एक पेन बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, इसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए, मुझे और भी पार्सल डिलीवर करने हैं। डिलीवरी बॉय के कहने पर सुहानी साइन कर देती है और पार्सल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी उस पार्सल को अपने बेड पर रखकर ध्यान से देखने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, कहीं इस बॉक्स में बॉम्ब तो नहीं? ये कहते ही सुहानी डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, सुहानी तू भी ना कुछ भी सोचती है, मुझे बॉक्स में बम कौन भेजेगा? सुहानी क्यूरियस होकर उस बॉक्स को खोलना शुरू करती है। जब वो पूरा बॉक्स खोल लेती है तो वो देखती है कि उसके अंदर 2 पेयर सैंडल्स रखे थे। सुहानी वो सैंडल्स देखकर चौंक जाती है और खुद से कहती है, मुझे किसने सैंडल्स भेजे हैं? वो दोनों जोड़ी सैंडल्स को निकालकर बड़े ध्यान से देखने लगती है। वो बहुत ही खूबसूरत फ्लैट सैंडल्स थे। सुहानी जब सभी सैंडल्स बाहर निकाल लेती है, उसे बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेपर मिलता है। सुहानी उस पेपर को बॉक्स से बाहर निकालती है। उस पेपर पर एक लाइन लिखी हुई थी। सुहानी उस पेपर को पढ़ती है। उसमें लिखा था, डोंट वरी, ये सैंडल्स 2 साल से ज्यादा चलेंगे। ये पढ़ते ही सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये पार्सल उसे युवराज ने भेजा है। वो खुशी से उन सैंडल्स को अपने गले से लगा लेती है। अगले ही पल सुहानी अपना मोबाइल उठाती है और युवराज को कॉल करती है। युवराज अपने ऑफिस में था। वो अपनी नजर लैपटॉप पर जमाए हुए कुछ काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसे कॉल कर रही है। अपने मोबाइल स्क्रीन पर सुहानी का नाम देखकर युवराज की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सुहानी थोड़ी नर्वस होकर कहती है, हेलो युवराज सर, मैं सुहानी। युवराज खुद को बिजी प्रिटेंड करते हुए कहता है, मुझे पता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है और वो युवराज के जैसे एक्सप्रेशन बनाकर उसकी एक्टिंग करने लगती है। तभी मोबाइल से युवराज की आवाज आती है, अगर तुम्हारी एक्टिंग हो गई हो तो मुझे बताओगी कि कॉल क्यों किया है? ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर को कैसे पता कि मैं क्या कर रही थी? क्या वो यही है? युवराज फिर से कहता है, मैं वहां नहीं हूं। अब सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो युवराज से कहती है, तो फिर आपको कैसे पता कि मैं? युवराज सुहानी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा छोटा सा दिमाग कहां तक जा सकता है। सुहानी फिर से अपना मुंह बना लेती है। युवराज कहता है, अब बताओ क्या काम था? सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। युवराज उसी लहजे में जवाब देता है, हाँ, शायद इसीलिए तुमने कॉल किया होगा। युवराज का ये एटीट्यूड सुहानी को और भी दुखी कर देता है। वो आगे कहती है, थैंक यू। सुहानी के थैंक्स कहते ही युवराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि सुहानी को उसका भेजा हुआ पार्सल मिल गया है। वो अपनी स्माइल दबाते हुए अनजान बनकर कहता है, थैंक यू, लेकिन किस लिए? सुहानी युवराज को याद दिलाते हुए कहती है,
आपने जो पार्सल मेरे लिए भेजा है उसके लिए। युवराज कहता है, कौन सा पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। सुहानी युवराज को फिर से याद दिलाते हुए कहती है, युवराज सर, आपने ही तो मेरे लिए पार्सल भेजा था जिसमें सैंडल्स थे। युवराज फिर से अनजान बनते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। सुहानी अपने मोबाइल को घूरने लगती है और कहती है, पार्सल तो आपने ही भेजा है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। आप इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खड़ूस बनकर घूमते रहते हैं। इधर निशा और विवेक बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। विवेक निशा से कहता है, निशा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कैफे में तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही थी? क्या बात है? निशा कहती है, विवेक, मुझे लगता है कि सुहानी का इन सब से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। विवेक कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निशा अपनी बात पर जोर देकर कहती है, विवेक, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि पहले दिन से ही वो साया सुहानी के पीछे पड़ा है? उसने सुहानी पर कई बार अटैक किया है, और उससे भी अजीब बात ये कि सुहानी हर बार उस साय से बच जाती है। हमेशा कोई ना कोई आकर उसे बचा लेता है। कभी युवराज सर, कभी रोहित, कभी तुम, और कभी वो आदमी जिसने कल रात सुहानी की जान बचाई थी। विवेक निशा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ यार, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। वो साया हम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि हमारे गले में ये रुद्राक्ष है, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो हर बार बच जाती है। एक और बात, उसे कैसे पता चल जाता है कि उस साय ने कब किसका शिकार किया है? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, विवेक, क्या तुम्हारे पास मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी, क्या नाम था उसका? विवेक कहता है, शिविका। निशा आगे कहती है, हाँ शिविका, क्या तुम्हारे पास उन दोनों की कोई तस्वीर है? विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, शिविका का तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर सक्सेना की तस्वीर मेरे घर के स्टोर रूम में हो सकती है। तुम तो जानती हो ना, मम्मी पापा के जाने के बाद चाचा जी ने वो घर रेंट पे दे दिया है, तो हमारा सारा सामान घर के स्टोर रूम में है। निशा कहती है, फिर ठीक है, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे और वो तस्वीर ढूंढेंगे। आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। निशा की हड़बड़ी देखकर विवेक को मामला कुछ गड़बड़ लगता है। वो क्यूरियस होकर कहता है, तुम्हें उन दोनों की तस्वीर देखने की इतनी क्या जल्दी है? और ये सारी बातें तुमने सुहानी के सामने क्यों नहीं की? निशा विवेक को समझाते हुए कहती है, देखो विवेक, धीरे धीरे सुहानी की मेमोरी वापस आने लगी है। मुझे लगता है कि उसका पास्ट शिमला से जुड़ा है। अभी अगर हम सुहानी से ये सब कहेंगे तो वो अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देकर चीजों को याद करने की कोशिश करेगी। ये सब उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पहले हम कुछ पता कर लेते हैं, फिर सुहानी से कुछ कहेंगे। मुझे लगता है कि ये मिस्टर सक्सेना वाले क्लू को फॉलो करके हम उस साय तक जरूर पहुंच जाएंगे। विवेक निशा की बात से सहमत होकर कहता है, तुम ठीक कह रही हो। मैं मिस्टर सक्सेना से जुड़े लोगों के बारे में पता करता हूँ। कोई तो होगा शिमला में जो हमें उनके बारे में कुछ बता सके। उनके दोस्त, उनके एम्प्लॉय या उनका स्टाफ। ये कहते हुए विवेक और निशा विवेक के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। शाम के 5:30 बजे थे। हमेशा की तरह पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा था। समायरा विशिंग वेल से थोड़ी दूर खड़ी उसे देख रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी थी वो आवाज? क्या निशा और विवेक मिलकर सुहानी के पास्ट का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो आवाज सुनकर समायरा पीछे नहीं मुड़ती
और ना ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। समायरा के पीछे अर्नव खड़ा था, जो उसे विशिंग वेल के पास देखकर हैरान था। समायरा अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर अर्नव कुछ कदम आगे बढ़ाकर समायरा के पास आ जाता है। वो अपने सवाल पर जोर देकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। समायरा अभी कोई जवाब नहीं देती। वो बस सामने विशिंग वेल को देखती रहती है। समायरा का ये एटीट्यूड देखकर अर्नव को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहता है, समायरा, मैं तुमसे इतने आराम से सवाल सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मेरे इस बिहेवियर को तुम हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं ये सवाल तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर भी कर सकता हूँ। समायरा पर अर्नव की बातों का कोई असर नहीं होता। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देखकर कहती है, ठीक है एसपी अर्नव सिंह, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। अर्नव समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, उस दिन तुम पर किसने अटैक किया था। समायरा अर्नव का सवाल सुनकर हल्की हंसी के साथ अपनी नजरें फेर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नव के सवाल पर हंस रही है। ये देखकर अर्नव का गुस्सा और बढ़ जाता है। अर्नव अब सख्ती के साथ कहता है, क्या मजाक लगा रखा है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समायरा अर्नव की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझ पर अटैक उसी ने किया था जिसकी आवाज तुम्हें हर रात सुनाई देती है, तो? समायरा का जवाब सुनकर अर्नव सख्ते में आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि समायरा को कैसे पता कि अर्नव को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब तक अर्नव को लग रहा था कि उसे कोई मेंटल डिजीज है, जिस वजह से वो ऐसी आवाजें सुनता है। उसने अपने इस प्रॉब्लम के लिए कई साइकियाट्रिस्ट से बात भी की थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ था। अर्नव अब समायरा को हैरानी से देख रहा था। समायरा की नजरें भी अभी अर्नव पर ही थीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद अर्नव कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं? समायरा कहती है, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच तुम मानोगी नहीं। अर्नव बौखलाहट के साथ कहता है, जो तुमसे पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अर्नव की बेचैनी देखकर समायरा उससे कहती है, मैं तुम पर कोई नजर नहीं रख रही हूँ। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाजें सुनाई देती हैं? और वो किसकी आवाजें हैं? समायरा विशिंग वेल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें उसी साई की आवाजें सुनाई देती हैं जो यहाँ पर लोगों को मार रहा है। अर्नव समायरा की बातों को नकारते हुए कहता है, ये सब बकवास है। यहाँ कोई साया नहीं है। शहर में कोई बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है जो साये के नाम पर लोगों को मार रहा है, और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। समायरा कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो आवाजें किसकी हैं जो तुम रोज रात को सुनते हो और जिसकी वजह से तुम कई रात सोए नहीं हो? समायरा का सवाल सुनकर अर्नव भी खामोश रह जाता है। वो खुद नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर कई डॉक्टर्स से मिल चुका था, लेकिन सभी ने अर्नव की मेंटल कंडीशन को बिल्कुल नॉर्मल बताया था। कोई भी डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्नव की प्रॉब्लम क्या है। अर्नव इसी सोच में डूबा वहां खड़ा रहता है। अर्नव को देखकर समायरा समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अर्नव और उन आवाजों के बारे में पहले से ही जानती थी। समायरा अर्नव को गौर से देखने लगती है। वैसे तो अर्नव बहुत ही हैंडसम लड़का था, लेकिन कई दिनों से उन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से अब उसका चेहरा मुरझाया रहता था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और उसकी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल्स आ गए थे। वो चेहरे से काफी परेशान लग रहा था। अर्नव को ऐसे देखकर समायरा किसी सोच में पड़ जाती है। वो अर्नव से कहती है, अपना हाथ आगे करो। अर्नव आंखें सिकोड़कर कहता है, क्या?
समायरा अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। अर्नव स्ट्रिक्टली कहता है, नहीं, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अर्नव के मना करने पर समायरा उससे कहती है, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। समायरा की बात सुनकर अर्नव सोच में पड़ जाता है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि समायरा ने सच में उसकी जान बचाई थी। कुछ सोचने के बाद अर्नव अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ा देता है। अर्नव के ऐसा करने पर समायरा अपने जैकेट के पॉकेट से एक काला धागा निकालती है और कुछ देर तक उस धागे को देखती रहती है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि समायरा कर क्या रही है। अगले ही पल समायरा उस धागे को अर्नव की कलाई में बांधने लगती है। समायरा को ऐसा करते देख अर्नव अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा बड़ी तेजी से अर्नव की कलाई पर वो धागा बांध देती है। अर्नव चिढ़कर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? समायरा उस धागे की तीसरी गांठ बांधते हुए कहती है, अब तुम्हें वो आवाजें नहीं सुनाई देंगी, तुम आराम से सो सकते हो। अर्नव अपनी कलाई से वो धागा निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। अर्नव को धागा निकालते देख समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्नव गुस्से से समायरा को देखता है। समायरा कहती है, अगर तुम इन सब में नहीं मानते तो ये धागा आज बंधे रहने दो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आज रात भी तुम्हें वो सब सुनाई दे तो कल सुबह इसे निकाल देना। समायरा की बातें सुनकर अर्नव उस धागे को नहीं निकालता। तभी उसका मोबाइल बजता है। उसे गोपाल ने कॉल किया था। अर्नव जब कॉल आंसर करता है तो गोपाल कहता है, सर एक जरूरी काम है, आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। गोपाल की बात सुनकर अर्नव समायरा से बिना कुछ कहे फौरन ही वहां से चला जाता है। अर्नव के वहां से जाते ही समायरा कहती है, एएसपी अर्नव सिंह, तुम पर मेरा एक और एहसान। रात के 12 बज रहे थे। सेंट थॉमस हॉस्टल की सभी लड़कियां सो रही थीं। आज सुहानी के कमरे की खिड़की बंद थी और उसके बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। उस खिड़की से कुछ दूर लगे पेड़ के पीछे से एक आदमी उस खिड़की की तरफ झांक रहा था। ये वही आदमी था जो हर रात सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी खिड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, उस युवराज की वजह से मैं शिवी पर ठीक से नजर नहीं रख पा रहा हूँ। उसकी ही वजह से कल रात शिवी की जान खतरे में पड़ गई थी। मुझे उसकी हिफाजत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह अर्नव आराम से अपने बेड पर सो रहा था। सोते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के बाद अर्नव को ऐसी प्यारी सी नींद मिली हो। अर्नव के साइड टेबल पर उसका मोबाइल रखा था। काफी देर से वो मोबाइल बज रहा था, लेकिन अर्नव इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे मोबाइल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बार बार मोबाइल बजने की वजह से कुछ देर बाद अर्नव की नींद खुल जाती है। वो बिना आंखें खोले अपना हाथ टेबल तक ले जाकर मोबाइल पकड़ लेता है। अर्नव मोबाइल को बिना देखे कॉल आंसर करके नींद भरी आवाज में कहता है, हेलो। मोबाइल से गोपाल की आवाज आती है, हेलो एसपी सर, आप अभी तक सो रहे हैं? अर्नव उसी आवाज में कहता है, इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, सर सुबह सुबह? अभी तो 11:30 हो गए हैं। अर्नव गोपाल की बात से इरिटेट होकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? गोपाल अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, दिन के 11:30 बज चुके हैं। आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं, आप ठीक तो है ना? गोपाल की बात सुनकर अर्नव फौरन उठकर बैठ जाता है और अगले ही पल उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। सच में दिन के 11:30 बज गए थे। अर्नव फौरन मोबाइल में भी टाइम चेक करता है, लेकिन वहां भी टाइम 11:30 ही हुआ था। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना वर्कआउट करता था। अर्नव अपना सर पकड़कर खुद से कहता है,
आज मुझे उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जब अर्नब ने अपना हाथ अपने सर पर रखा था, तभी उसकी नजर उसकी कलाई पर बंधे काले धागे पर जाती है। उसे देखकर अर्नब का दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अपने दूसरे हाथ से उस धागे को छूते हुए कुछ सोचने लगता है। उसे याद आता है कि कल रात उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी और कई दिनों के बाद वो चैन की नींद सो पाया था। अर्नब खुद से कहता है, क्या सच में इस धागे की वजह से कल रात मुझे वो आवाजें सुनाई नहीं दी, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या समायरा सच कह रही थी? क्या सच में कोई साया है जो लोगों को मार रहा है? कुछ देर तक यही सोचने के बाद अर्नब अपने इन थॉट्स को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ये सब बस एक इत्तेफाक होगा। अर्नब अपने बेड से उठ जाता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद सुहानी अपने क्लास से बाहर आती है। आज निशा और विवेक उसके साथ नहीं थे। वो किसी काम का बहाना बनाकर आज कॉलेज नहीं आए थे। क्लास से निकलकर सुहानी बड़बड़ाते हुए चल रही थी। ये मिस्टर सक्सेना के बारे में कहाँ से पता करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी पजल बनकर रह गई है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये पद्मिनी का सस्पेंस कम था कि जो अब मिस्टर सक्सेना भी आ गए हैं। पता नहीं कौन है ये। दूसरी तरफ से युवराज आ रहा था। उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। वो देखता है कि सुहानी खुद से बड़बड़ाते हुए चल रही थी। ये देखकर युवराज अपने मन में कहता है, ये हमेशा किसी नमूने की तरह हरकतें क्यों करती रहती है? सुहानी के नजदीक पहुंचकर युवराज ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सुहानी को देख भी नहीं रहा है। तभी सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही सुहानी भागते हुए उसके पास जाने लगती है। युवराज सुहानी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। सुहानी जैसे ही युवराज के पास पहुंचती है, एक लड़का भागते हुए आता है और सुहानी से टकराकर दूसरी तरफ भाग जाता है। उस लड़के के टकराने से सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। उसे गिरते देख युवराज उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। डर से सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि वो नीचे नहीं गिरी है, वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर सुहानी देखती है कि उसके सामने युवराज है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हवा में झूल रही थी। युवराज को खुद को थामे देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देख रहा था। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है और वो सुहानी का हाथ छोड़ देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी फ्लोर पर गिर जाती है। युवराज जानता था कि इससे सुहानी को कुछ खास चोट नहीं लगने वाली है, इसीलिए उसने सुहानी का हाथ छोड़ा था। जैसे ही सुहानी फ्लोर पर गिरती है, दर्द से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहां पर युवराज और सुहानी के अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ ही देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो पीठ के बल जमीन पर पड़ी थी और उसके सामने युवराज खड़ा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि युवराज के होते हुए सुहानी की ये हालत हुई थी। सुहानी जमीन पर पड़े हुए ही दर्द भरी आवाज में युवराज से कहती है, युवराज सर, आपने मुझे गिरने क्यों दिया? क्यों किया युवराज ने सुहानी के साथ ऐसा? क्यों समायरा बार बार अर्नब की मदद कर रही है? क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद है या है कोई और वजह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी नाराजगी के साथ युवराज को देख रही थी। युवराज जवाब देता है, बार बार तुम्हें गिरने से बचाना मेरा काम नहीं है। सुहानी उठकर फ्लोर पर ही बैठ जाती है और अपनी कोहनी पर लगी चोट को सहलाते हुए कहती है, इसे काम नहीं,
हेल्प कहते हैं। युवराज उसी अंदाज में कहता है, हेल्प उसकी की जाती है जिसे उसकी सच में जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर बार बार गिरती हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मुझे जरूरी नहीं लगा। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। युवराज को जाते देख सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्या युवराज सर को मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? ये कहकर सुहानी जल्दबाजी में खुद ही उठ जाती है और युवराज के पीछे जाने लगती है। युवराज तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि सुहानी उसके पीछे जरूर आएगी। सुहानी भागते हुए युवराज के पीछे पीछे जाने लगती है। युवराज इस वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी स्पीड मैच करने के लिए सुहानी को लगभग भागना पड़ रहा था। वो युवराज के पीछे भागते हुए ही कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। युवराज उसी स्पीड से चलते हुए कहता है, हाँ बोलो। सुहानी कहती है, मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ पूछना था। युवराज सामने देखकर चलते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो पार्सल मैंने नहीं भेजा है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, नहीं, ये उस पार्सल के बारे में नहीं है, मुझे आपसे किसी आदमी के बारे में पूछना है। युवराज बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए कहता है, किस आदमी के बारे में? सुहानी अब युवराज के पीछे भागते हुए थक गई थी और हाँफते हुए कहती है, मिस्टर महेश सक्सेना। सुहानी के मुंह से ये नाम सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सुहानी अपने फ्लो में भागते हुए आगे बढ़ जाती है। युवराज से 3-4 कदम आगे जाकर उसे एहसास होता है कि युवराज पीछे ही रुक गया है। वो रुककर वापस युवराज के पास आती है। इधर युवराज सुहानी के मुंह से महेश सक्सेना का नाम सुनकर हैरत में था, लेकिन वो अपने चेहरे से सुहानी को कुछ पता चलने नहीं देता। युवराज अपने मन में कहता है, सुहानी मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में क्यों जानना चाहती है? क्या उसे याद आ गया है कि महेश सक्सेना ही उसके रियल डैड हैं? ये सोचकर युवराज सुहानी से कहता है, तुम्हें मिस्टर सक्सेना के बारे में क्यों जानना है? युवराज का ये सवाल सुनकर सुहानी कुछ घबरा जाती है, क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सोचा ही नहीं था। वो युवराज को इस वक्त सच नहीं बताना चाहती थी। सुहानी एक बहाना बनाते हुए कहती है, सर वो क्या है ना, ये नाम बार बार मैंने मेरे सपने में सुना है। जब मैंने इस नाम के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर सक्सेना शिमला से ही हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। शायद इससे मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता चल जाए। सुहानी नहीं जानती थी कि उसका ये झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। ये सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, शायद सुहानी को अब अपना पास्ट याद आने लगा है। ये सोचते हुए युवराज कहता है, मिस्टर सक्सेना शिमला के एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे। कुछ सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। सुहानी कहती है, इतना तो मुझे भी पता है, मुझे उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। युवराज कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है, ठीक है, आज शाम 5 बजे रेडी रहना। ये कहकर युवराज अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक युवराज ऑफिस के अंदर जा चुका था। वो खुद से कहती है, 5 बजे रेडी रहना मतलब क्या है? सुहानी को युवराज की बात समझ नहीं आई थी। वो फिर बड़बड़ाते हुए जाने लगती है, ये युवराज सर मुझे कभी समझ ही नहीं आते। कभी तो मुझे उस साए से बचा लेते हैं, लेकिन आज गिरने से भी नहीं बचाया। कितनी जोर से लग गई मुझे आज। ये कहते हुए सुहानी अपनी कमर पकड़कर चलने लगती है। युवराज के जाने के बाद अब उसे दर्द का एहसास हो रहा था। शाम के 5 बजे थे। सुहानी कॉलेज की पार्किंग में युवराज की कार के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ठीक 5 बजे युवराज अपनी कार के पास पहुंचता है और सुहानी से कहता है, कार में बैठो। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? युवराज कहता है, उसके पास जो तुम्हें महेश सक्सेना के बारे में सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है,
कौन है वो? युवराज कोई जवाब नहीं देता और अपनी कार में बैठ जाता है। सुहानी के पास भी अब कार में बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो समझ गई थी कि अब युवराज उसे कुछ नहीं बताने वाला है। युवराज खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। सुहानी भी बिना कुछ कहे बैठी थी। वो बीच बीच में अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। युवराज सुहानी की ये हरकत काफी देर से नोटिस कर रहा था। एक टाइम के बाद जब युवराज से ये सब टॉलरेट नहीं होता, वो सुहानी से कहता है, तुम कुछ पूछना चाहती हो? सुहानी एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, आपको कैसे पता? युवराज सामने देखते हुए कहता है, जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इरिटेट कैसे करना है। ये सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है। युवराज कहता है, अब ये अजीब सी शक्लें बनाना बंद करो और पूछो क्या पूछना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, हम किससे मिलने जा रही हैं? सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज अपनी कार रोक देता है। युवराज को ऐसे कार रोकते देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो मन में सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? सुहानी जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, युवराज अपने बाईं तरफ देखते हुए कहता है, हम यहाँ आ रहे थे। युवराज की बात सुनकर सुहानी भी बाईं तरफ देखती है। रोड के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, ये किसका घर है? रोड के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक छोटा सा गार्डन था। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, ये किसका घर है? युवराज कहता है, ये हमारे गार्डनर का घर है। ये पहले मिस्टर सक्सेना के घर में काम करते थे। मुझे लगता है तुम्हारे बहुत से सवालों का जवाब इनके पास जरूर होगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी उस घर को देखने लगी। युवराज आगे कहता है, यहीं बैठे रहना है या अंदर चल के उनसे बात ही करोगी? सुहानी हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलती है। युवराज भी कार से निकलकर बेझिझक आगे बढ़ जाता है। सुहानी भी युवराज के पीछे पीछे जाती है। युवराज घर के दरवाजे तक पहुंचकर डोरबेल बजा देता है। डोरबेल बजने के कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलते हैं। वो आदमी युवराज को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, युवराज बाबा, आप यहाँ? युवराज कहता है, जीतू काका, आज मैं कुछ काम से आया हूँ। जीतू काका कहते हैं, कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज कहता है, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये कहकर युवराज थोड़ा साइड हो जाता है और जीतू काका की नजर युवराज के पीछे खड़ी सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखते ही जीतू काका अपना चश्मा एडजस्ट करके उसे गौर से देखते हैं। उन्हें सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जीतू काका के ऐसा देखने से सुहानी थोड़ा नर्वस हो जाती है। जीतू काका उन्हें अंदर बिठाकर युवराज से कहता है, कहिए युवराज बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? युवराज सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, काका, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है। जीतू काका मुस्कुराते हुए सुहानी को देखकर कहते हैं, कहो बेटी, क्या पूछना है तुमको? सुहानी कुछ नर्वस होकर कहती है, काका, मुझे मिस्टर महेश सक्सेना के बारे में आपसे पूछना था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार में सबकी मौत हो गई? सुहानी का ये सवाल सुनकर जीतू काका के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ दिखने लगते हैं। वो फौरन युवराज की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से कोई सवाल कर रहे हैं। युवराज अपनी पलकें झपकाकर जीतू काका को सुहानी के सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। सुहानी कंफ्यूज होकर एक बार जीतू काका को तो एक बार युवराज को देख रही थी। युवराज का इशारा समझकर जीतू काका सुहानी से कहते हैं, बेटा, सक्सेना साहब के साथ वो सब उस मनहूस कुएं की वजह से हुआ था। जीतू काका का जवाब सुनकर सुहानी चौंक जाती है।
लेकिन युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं बैठा रहता है। उसे पहले से ही ये सारी बातें पता थी, लेकिन वो सुहानी को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो ये सब जानता है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, काका आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। जीतू काका फिर से उसे गौर से देखते हैं। उन्हें अब भी सुहानी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये लड़की सक्सेना साहब के बारे में क्यों जानना चाहती है। लेकिन वो सुहानी से कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि युवराज उसके साथ था और युवराज ने उन्हें सुहानी को सारी बातें बताने का इशारा किया था। जीतू काका को युवराज पर पूरा भरोसा था। जीतू काका अपनी बात कहना शुरू करते हैं। बेटा, सक्सेना साहब बहुत बड़े आदमी थे। वो शिमला के सबसे रईस और इज्जतदार इंसान थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी अवंतिका मैडम और उनकी एक प्यारी सी बेटी शिवी थी। ये सुनकर सुहानी बोल पड़ती है, शिवी? सुहानी को ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। उसे याद आता है कि सपने में जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तब एक आदमी बार बार शिवी शिवी कहकर पुकार रहा था। सुहानी का ये रिएक्शन देखकर युवराज समझ जाता है कि उसे फिर से कुछ याद आ रहा है। जीतू काका कहते हैं, हाँ बेटा, शिवी नाम था उसका। बड़ी प्यारी बच्ची थी। दिन भर मेरे साथ गार्डन में ही खेलती रहती थी। सक्सेना साहब का बड़ा प्यारा सा हंसता खेलता परिवार था। जीतू काका की बात सुनकर सुहानी बीच में ही बोल पड़ती है, काका फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया? अब जीतू काका फिर से दुखी हो जाते हैं। वो उदासी और गुस्से के साथ आगे कहते हैं, सक्सेना साहब उस पुराने रोड वाले बंगले में रहते थे जहां वो मनूस कुआं है। सुहानी फौरन कहती है, लेकिन मिस्टर सक्सेना वहां क्यों रहते थे? वो जगह तो बहुत खतरनाक है ना, वहां कोई भी नहीं जाता। जीतू काका कहते हैं, नहीं बेटा, पहले वो जगह वैसी नहीं थी जैसी अब है। पहले उस जगह के आसपास लोग जाते भी थे और वहां कुछ लोगों का घर भी था। आज से 11-12 साल पहले की बात है, जिसे आप लोग विशिंग वेल कहते हो। उस जगह पर लोगों की मौतें नहीं होती थी। उसे 200 साल पहले एक सिद्ध अघोरी बाबा ने बांध दिया था, जिसके कारण वो साया उस कुएं से बाहर नहीं आ पाता था। तब आज की तरह उस कुएं का खौफ नहीं हुआ करता था। लोग बस उससे दूरी बनाकर रखते थे। सुहानी गौर से जीतू काका की बातें सुन रही थी। वो कहती है, फिर क्या हुआ काका? जीतू काका आगे कहते हैं, फिर पता नहीं कैसे किसी ने उस साए को आजाद कर दिया और आजाद होते ही उस साए ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर युवराज उदास हो जाता है। जीतू काका आगे कहते हैं, सक्सेना साहब का घर उस कुएं के पास ही था। जब वहां लोगों की मौतें शुरू हुई थी, तब हम सब ने उनसे कहा था कि वो उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन सक्सेना साहब इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। कुछ दिनों के बाद अवंतिका मैडम के बर्ताव में बदलाव आने लगा। पहले तो वो बहुत खुश रहती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा बहुत बढ़ने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो सब पर इतना गुस्सा करने लगी थी कि वहां के नौकर भी काम छोड़कर जाने लगे थे। एक बार तो उन्होंने शिवी की केयर टेकर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी तक दे डाली थी। शिवी बिटिया, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसे उन्होंने डांटना, यहाँ तक कि मारना भी शुरू कर दिया था। सक्सेना साहब अवंतिका मैडम के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने उनका कई डॉक्टर से इलाज भी करवाया,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ये कहते हुए जीतू काका रुक जाते हैं। अब उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। सुहानी कहती है, फिर क्या काका? काका कांपती हुई आवाज में कहते हैं, एक रात मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहा है। जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो सक्सेना साहब थे। वो अवंतिका मैडम को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। उन्हें ढूंढते हुए हम घर से बाहर निकले और जो हमने देखा। ये कहते हुए जीतू काका कांप जाते हैं। ऐसा क्या देखा था जीतू काका और मिस्टर सक्सेना ने? क्या है अवंतिका का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी जीतू काका से कहती है, आपने क्या देखा? जीतू काका सामने बैठे युवराज को देखते हैं, मानो वो युवराज से पूछ रहे हों कि उन्हें सुहानी को आगे की बात बतानी चाहिए या नहीं। युवराज फिर से जवाब में अपनी पलकें झपका देता है। जीतू काका युवराज का जवाब समझ आते हैं और आगे कहते हैं, उस रात जब हम उस कुएं के कुछ पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक औरत खड़ी है। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वो चांदनी रात थी, इसीलिए कुएं के पास का नजारा हमें बिल्कुल साफ दिख रहा था। हम एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर वो सब देखने लगे। उस औरत के सामने एक आदमी खड़ा था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी उस औरत ने उस आदमी का गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया और उस औरत के बड़े बड़े नाखून उस आदमी की गर्दन में घुस गए। उस आदमी के गले से खून की धार बह रही थी और वो दर्द से छटपटा रहा था। कुछ देर तक तड़पने के बाद उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर मैं और सक्सेना साहब बहुत घबरा गए थे, लेकिन हमारे होश तो तब उड़ गए जब वो औरत पीछे मुड़ी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अवंतिका मैडम ही थी। हम उन्हें देखकर एक मोटे से पेड़ के पीछे छुप गए। वो बिना इधर उधर देखे चलते हुए अपने उसी घर के अंदर चली गईं। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो साया अवंतिका मैडम के ऊपर हावी हो रहा है और वो अपना शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। शायद उस समय तक वो साया इतना ताकतवर नहीं था कि खुद अपना शिकार कर सके, इसीलिए उसने अवंतिका मैडम को जरिया बनाया। इस घटना के बाद सक्सेना साहब को भी इन बातों पर विश्वास करना पड़ा। अगले ही दिन सक्सेना साहब ने शिमला के एक बहुत बड़े पंडित को घर बुलाया। पंडित जी अपने कई शिष्यों के साथ उस घर में आए। उस घर में कदम रखते ही पंडित जी को पता चल गया कि वहां किसी अतृप्त आत्मा का साया है। उन्होंने उस साये को कैद करने के लिए उसी दिन घर में हवन करने का फैसला किया। उस दिन अवंतिका मैडम सुबह से ही अपने कमरे में थी और सक्सेना साहब शिवी बिटिया के साथ घर के हॉल में पंडित जी के साथ थे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अवंतिका मैडम अपने कमरे से बहुत ही गुस्से में नीचे आ गईं। हॉल में आते ही उन्होंने गुस्से में उस हवन को बंद करने के लिए कहा। सुहानी सवालिया नजरों से जीतू काका को देखते हुए कहती है, तो क्या वो हवन रुका? जीतू काका कहते हैं, उसके बाद जो हुआ वो सक्सेना साहब के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। सुहानी जीतू काका से सवाल करती है, ऐसा क्या हुआ था? काका आगे कहते हैं, जब अवंतिका मैडम के बहुत कहने पर भी हवन नहीं रुका तो उनका गुस्सा और भी बढ़ने लगा। वो गुस्से में गुर्राने लगी और उनकी आंखों की पुतली छोटी होने लगी। अब वो साया फिर से पूरी तरह अवंतिका मैडम पर हावी हो गया था। अगले ही पल हॉल में तेज हवा चलने लगी और वहां रखा सारा सामान अपने आप हिलने लगा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, लेकिन पंडित जी ने हवन जारी रखा।
जब अवंतिका मैडम की बहुत कोशिशों के बाद भी हवन नहीं रुका तो उन्होंने सक्सेना साहब से शिवी को छीन लिया। उन्होंने शिवी के गले पर चाकू रखकर धमकी दी कि अगर हवन बंद नहीं किया गया तो वो शिवी को मार डालेगी। शिवी की जान खतरे में देखकर सक्सेना साहब डर गए और उन्होंने हवन वहीं रोक दिया। अगली सुबह उस कुएं के पास अवंतिका मैडम की लाश मिली। उन्हें उस साए ने बिल्कुल उसी तरह मार दिया था जैसे वो अपने बाकी के शिकार को मारता था। अवंतिका मैडम की मौत के बाद सक्सेना साहब पूरी तरह टूट गए थे। उनकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, लेकिन शिवी के लिए उन्होंने यही शिवी बिटिया को ठीक किया था। फिर एक सुबह जब मैं उठा तो सक्सेना साहब और शिवी बिटिया घर में नहीं थे। मैं सोच में पड़ गया कि वो दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। उसी दिन दोपहर में हमें पता चला कि उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है और कार खाई में गिर गई है। उस एक्सीडेंट के बाद सक्सेना साहब की तो लाश मिली, लेकिन शिवी बिटिया की लाश उस खाई में ही खो गई। ये कहते हुए जीतू काका की आंखें भर आई थीं और वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ रहे थे। सुहानी हैरानी से जीतू काका को ही देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो कहानी उसने अभी अभी सुनी है वो उसकी अपनी कहानी है। आज फिर से वही कहानी सुनकर युवराज का दिल भर आया था। वो मन ही मन खुद को और अपने डैड को कोस रहा था, क्योंकि उस साए के आजाद होने का जरिया वो दोनों ही थे। सुहानी को देखकर युवराज का गिल्ट और भी बढ़ता जा रहा था। उस साए ने सुहानी का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। जीतू काका से मिस्टर सक्सेना के बारे में जानकर युवराज और सुहानी उनके घर से चले जाते हैं। युवराज कार ड्राइव कर रहा था और सुहानी उसके पास में बैठी थी। सुहानी मिस्टर सक्सेना की कहानी की सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। वहीं युवराज बिना कुछ कहे अपने मन में बहुत बड़ा बोझ लिए कार ड्राइव कर रहा था। यही सब सोचते हुए सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, कार रोक दीजिए। युवराज का मूड पहले ही बहुत खराब था। फिर सुहानी के ये कहने से वो इरिटेट होकर कहता है, तुम मुझे यहाँ कार रोकने के लिए क्यों कह रही हो? हम अभी तुम्हारे हॉस्टल नहीं पहुंचे हैं। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, सर, मैंने कहा ना, कार अभी रोकिए। सुहानी के जिद करने पर युवराज कार को साइड में ले जाकर उसे रोक लेता है और थोड़े गुस्से में कहता है, लो, रुक गई कार, अब क्या? युवराज इस वक्त बहुत तकलीफ में था, जिसे वो अपने गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। सुहानी अपना सीट बेल्ट निकाल लेती है और युवराज की तरफ मुड़ जाती है। युवराज सुहानी पर ध्यान न देकर सामने ही देख रहा था। सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कार के गियर पर रखा युवराज का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सुहानी के इस तरह से हाथ पकड़ने पर युवराज थोड़ा हड़बड़ा जाता है और हैरानी से सुहानी की तरफ देखता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपको आज भी यही लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपने नहीं किया है, बल्कि इन सब से अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो वो आप ही हो। इसीलिए प्लीज खुद को इस तरह से ब्लेम करना बंद कीजिए। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज की आंखें भर आती हैं। बचपन से आज तक जो भी युवराज ने सहा था उसका दर्द सिर्फ वही जानता था। फिर भी वो इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता था। आज पहली बार किसी ने उसे एहसास दिलाया था कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अपनी आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए युवराज अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। सुहानी को इस बात का एहसास था कि इस तरह अकेले घुट घुट कर रहना किसी को कितनी तकलीफ दे सकता है। सुहानी ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि 11 साल की उम्र से किसी आत्मा के साए में रहना
कितना भयानक होता होगा। युवराज के बारे में सोचकर सुहानी की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो अपना हाथ युवराज के चेहरे की तरफ बढ़ाती है और अपने हाथ से युवराज का चेहरा फिर से अपनी तरफ करके बड़ी मासूमियत से कहती है, युवराज सर, आप चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के आंसू, जो अब तक उसने गिरने नहीं दिए थे, वो आंखों से बाहर आ जाते हैं। सुहानी बड़े प्यार से युवराज के चेहरे से उसके आंसू पोंछती है। युवराज खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद से हार कर सुहानी को गले लगा लेता है। युवराज के इस मूव से एक पल के लिए सुहानी शॉक्ड रह जाती है। युवराज ने सुहानी को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसकी आंखें बंद हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त युवराज सुहानी के अलावा किसी और चीज की मौजूदगी महसूस ही नहीं करना चाहता। सुहानी का इतना करीब होना युवराज को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ पलों के लिए वो अपनी सारी तकलीफें जैसे भूल गया था। दूसरी तरफ सुहानी शौक से बाहर आती है। उसने कभी युवराज को इस तरह कमजोर पड़ते नहीं देखा था। युवराज की ऐसी हालत देखकर उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। सुहानी के हाथ अभी भी हवा में ही थे। उसका भी मन कर रहा था कि वो युवराज को वैसे ही हग कर ले जैसे युवराज ने उसे किया था, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और अपना हाथ युवराज से कुछ दूर ही रखती है। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल सुहानी से अलग हो जाता है। ये सिचुएशन दोनों के लिए ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। युवराज बिना कुछ कहे अपनी कार स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। अब कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सुहानी तिरछी नजरों से युवराज को देखती है तो पाती है कि युवराज की नजर सिर्फ रोड पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि युवराज भी बीच बीच में नजरें चुराकर उसे ही देख रहा था। सुहानी को कार के अंदर का ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को बदलने के लिए युवराज से कहती है, युवराज सर, आपसे एक सवाल पूछूं? युवराज सामने देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, सुहानी कहती है, आप शिमला के सबसे रिच और पावरफुल इंसान हैं। हमारा कॉलेज भी आपका ही है, फिर आप वहां एक प्रोफेसर क्यों हैं? युवराज सामने ही देखते हुए कहता है, मैं कॉलेज में कोई जॉब नहीं करता। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब? युवराज आगे कहता है, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, वो मेरा कॉलेज है और मुझे बस पढ़ाना पसंद है, इसीलिए कभी कभी वहाँ क्लास ले लेता हूँ। दैट्स इट। सुहानी जवाब में कह देती है। युवराज कुछ देर पहले की गई अपनी हरकत से बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। उसने कभी भी किसी के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए थे। सुहानी पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आई थी। अब युवराज जल्द से जल्द सुहानी को हॉस्टल पहुंचाना चाहता था ताकि उसे इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में और ना रहना पड़े। इसलिए वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो सुहानी घबराने लगती है, लेकिन उसकी युवराज से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। युवराज को इस बात का एहसास नहीं होता कि कार की स्पीड से सुहानी डर रही है। सुहानी युवराज से अपने चेहरे का डर छुपाने के लिए अपने बाईं तरफ कार के बाहर की तरफ देखती है। तभी सुहानी को रोड पर एक आदमी दिखता है। ये वही आदमी था जिसने उस रात सुहानी की जान बचाई थी। उस आदमी को देखते ही सुहानी उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, युवराज सर, वो। सुहानी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक ही पल में कार उस आदमी से आगे निकल जाती है। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज कार रोक देता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। युवराज को लगता है कि शायद सुहानी कार की स्पीड की वजह से घबरा गई है। कार के रुकते ही युवराज सुहानी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी कार से पीछे देखने की कोशिश कर रही थी। वो अपने मन में कहती है,
क्या वो वही आदमी था जिसने मेरी जान बचाई थी? सुहानी को ऐसे खामोश देखकर युवराज थोड़ा घबरा जाता है। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर फिक्र के साथ कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? युवराज के उसके कंधे पर हाथ रखने से सुहानी का ध्यान टूटता है। वो हैरान होकर युवराज से कहती है, युवराज सर, मुझे लगा जैसे मैंने अभी अभी उस आदमी को देखा। युवराज कहता है, किस आदमी को? सुहानी कहती है, उसी आदमी को जिसने मेरी जान बचाई थी। कौन है वो आदमी और क्या है उसका सुहानी से रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। ये सुनते ही युवराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो फौरन कहता है, क्या? तुम्हारी जान? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहता है, क्या फिर से तुम पर किसी ने अटैक किया था? सुहानी थोड़ा शांत होकर युवराज को उस रात के बारे में बताती है, जिस रात वो साया सुहानी पर हावी हो गया था और वो हॉस्टल की छत से नीचे कूदने वाली थी। तभी उस आदमी ने सुहानी की जान बचाई थी। युवराज ये सब जानकर हैरान रह जाता है और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो उस वक्त सुहानी की हिफाजत नहीं कर पाया था। साथ ही युवराज के मन में ये सवाल आ रहा था कि वो आदमी कौन है। युवराज कहता है, सुहानी, मुझे ये बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा था? सुहानी उसे याद करते हुए कहती है, उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उनकी थोड़ी लंबी दाढ़ी थी और उन्होंने एक मोटा सा चश्मा पहना हुआ था। उनकी उम्र लगभग 40 या 50 साल के आसपास रही होगी। सुहानी से उस आदमी के बारे में सुनकर युवराज समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुहानी की खिड़की से उस पर नजर रखते हुए देखा था। वो सुहानी से कहता है, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? सुहानी कहती है, नहीं। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। और ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। और क्या? युवराज क्यूरियस होकर कहता है। सुहानी कुछ कंफ्यूजन के साथ कहती है, मुझे लगता है जैसे मैंने उस आदमी को कई बार अपने सपने में देखा है। युवराज समझ जाता है कि वो आदमी सुहानी के पास्ट से रिलेटेड कोई इंसान है। युवराज सुहानी से और कोई सवाल नहीं करता क्योंकि उसे सुहानी की मेडिकल कंडीशन पता थी। वो जानता था कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देना सुहानी के लिए डेंजरस हो सकता है। युवराज कार स्टार्ट करता है और इस बार नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुहानी का हॉस्टल आ जाता है और युवराज कार रोक देता है। युवराज सुहानी की तरफ देखता है तो वो किसी ख्याल में खोई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वो अपने हॉस्टल आ गई है। कुछ सोचते हुए सुहानी अपने नाखून चबा रही थी। कुछ देर तक युवराज की कार वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज को सुहानी का इस तरह नाखून चबाना बहुत इरिटेट कर रहा था। वो सुहानी की कलाई पकड़ लेता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो हड़बड़ाकर कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, मैं कुछ सोच रही हूँ। युवराज सुहानी की उंगली को देखते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? सुहानी एक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा ये तो मैं अपने नाखून चबा रही थी। सुहानी को इतना खुश होकर ये बताते देख युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सख्ती के साथ कहता है, वो मुझे दिख रहा है, ये क्या हरकत है? सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, युवराज सर, जब मैं ऐसे अपने नाखून चबाती हूँ ना तो मेरा दिमाग और भी तेज चलने लगता है। ऐसे ही तो मैंने सना के बारे में पता लगाया था। मुझे लगता है आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। सुहानी की बकवास सुनकर युवराज और भी इरिटेट हो जाता है। वो सुहानी का हाथ छोड़ देता है और सामने देखते हुए कहता है, गेट आउट।
सुहानी अपना मुंह बना लेती है और कार से बाहर निकलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। युवराज सुहानी को जाते हुए देखकर कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सुहानी को हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद युवराज अपनी कार घुमाकर फिर से जीतू काका के घर की तरफ बढ़ जाता है। युवराज जीतू काका के घर पहुंचकर देखता है जीतू काका अपने गार्डन में ही बैठे थे। जीतू काका युवराज को फिर से देखकर कुछ चौंक जाते हैं। जीतू काका उससे कहते हैं, युवराज बाबा, आप यहाँ कुछ भूल गए थे क्या? युवराज कहता है, काका, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना था। जीतू काका गार्डन की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, युवराज बाबा, चलिए बैठकर बात करते हैं। युवराज जीतू काका के साथ चलते हुए गार्डन में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वहां बैठकर जीतू काका कहते हैं, कहिए युवराज बाबा, आप क्या जानना चाहते हैं? युवराज बड़ी ही संजीदगी के साथ कहता है, काका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस समय मिस्टर सक्सेना की मौत हुई थी, उस दौरान उनसे रिलेटेड और कितने लोगों की मौत हुई थी, या कितने लोग गायब हुए थे? जीतू काका कुछ याद करते हुए कहते हैं, जहां तक मुझे याद है, उस समय अवंतिका मैडम, सक्सेना साहब और शिवी के बाद उनके पीए विजय चतुर्वेदी और उसकी पत्नी मीरा की मौत हुई थी। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए फिर से कहता है, काका, प्लीज थोड़ा अच्छे से याद कीजिए, कोई तो और होगा जो हमसे छूट रहा है। जीतू काका काफी देर तक सोचने के बाद कहते हैं, नहीं युवराज बाबा, मुझे और कोई भी ऐसा इंसान याद नहीं है जिसकी उस दौरान मौत हुई थी। जीतू काका के इस जवाब से युवराज डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उनसे कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज कुछ ही कदम चल पाया था, तभी जीतू काका उसे पीछे से आवाज देते हैं, युवराज बाबा, एक आदमी और था। ये सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर जीतू काका के पास जाता है और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगता है। जीतू काका कहते हैं, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि उसे उस साये ने मारा है या नहीं, लेकिन जिस दिन सक्सेना साहब और शिवी बिटिया की मौत हुई थी, उस दिन से राघव भी गायब हो गया था, जो आज तक नहीं मिला। युवराज फौरन कहता है, काका, ये राघव कौन है? जीतू काका उसे याद करते हुए कहते हैं, राघव सक्सेना साहब का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। सक्सेना साहब राघव को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। वो जहां भी जाते थे, राघव उनके साथ ही होता था। जब सक्सेना साहब शिवी बिटिया को लेकर उस अघोरी के पास हिमालय गए थे, तब भी राघव उनके साथ ही था। जीतू काका की बात पूरी होने पर युवराज उनसे कहता है, काका, क्या आपके पास उस राघव की कोई तस्वीर है? जीतू कहते हैं, तस्वीर होनी तो चाहिए, लेकिन युवराज बाबा, मुझे माफ कीजिएगा, वो तस्वीर मैं अभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। हमारे पास जो पुरानी तस्वीरें हैं वो कहाँ हैं, ये आपकी चाची ही बता पाएंगी। वो हमारे बेटे के घर गई हुई हैं, वो कल वापस आ जाएंगी, तभी मुझे वो तस्वीरें मिल पाएंगी। युवराज जीतू काका से पूछता है, काका, राघव दिखने में कैसा था? जीतू काका राघव को याद करते हुए कहते हैं, बहुत साल हो गए हैं उसे देखे हुए, अब तो ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन वो 6 फीट से ज्यादा लंबा था। उसका रंग गेहुआ था और आंखों पर चश्मा लगाता था। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, इतना काफी है काका। युवराज जीतू काका को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। अपनी कार ड्राइव करते हुए युवराज कहता है, अगर जीतू काका की बात सच है, तो जिस आदमी को मैंने सुहानी के कमरे की खिड़की के पास देखा था और जिसने सुहानी की जान बचाई थी, वो राघव ही है। इसका मतलब राघव भी सुहानी को साय से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों?
और 11 साल पहले वो शिमला से गायब कैसे हो गया था? कुछ देर सोचने के बाद युवराज कहता है, इस सवाल का जवाब मुझे बस एक ही आदमी दे सकता है, वो खुद राघव है। मुझे किसी भी तरह से उस तक पहुंचना ही होगा। इधर निशा और विवेक रोड पर चल रहे थे। दिन ढल गया था और अंधेरा होने लगा था। वो दोनों जंगल के बीच सड़क पर चल रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। निशा चिढ़ते हुए विवेक से कहती है, क्या यार विवेक, तुम्हारे घर में ना तो मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर मिली और ना ही शिविका की। कैसे दोस्त हो तुम? तुम तो कह रहे थे कि शिविका तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। विवेक कहता है, निशा, मैंने फोटोज ढूंढने की कोशिश तो की ना, अब नहीं मिली तो मैं क्या करूं? काफी साल हो गए मुझे वो घर छोड़े हुए, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें मिस्टर सक्सेना से ज्यादा शिविका में इंटरेस्ट है। आखिर बात क्या है? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं है, बस मैं देखना चाहती हूँ कि वो दोनों कैसे दिखते थे। विवेक कहता है, यार निशा, तुम हमारा फोकस लूज कर रही हो। मिस्टर सक्सेना तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये जानकर क्या करोगी कि शिविका बचपन में कैसी दिखती थी? विवेक का सवाल सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, शिविका की तस्वीर से हमें पता चल जाएगा क्या मेरा शक सही है? क्या सच में सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की बेटी शिविका है? अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। तीनों इस वक्त काफी सीरियस लग रहे थे। सुहानी ने अभी अभी उन दोनों को मिस्टर सक्सेना के बारे में वो सब बताया था जो कल उसे जीतू काका से पता चला था। सारी बातें सुनकर निशा हैरानी के साथ कहती है, ये सब पता करने में युवराज सर ने तेरी मदद की? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक को भी इस बात से बड़ी हैरानी होती है। निशा सुहानी को छेड़ते हुए कहती है, वैसे युवराज सर तेरी कुछ ज्यादा ही मदद नहीं कर रहे हैं? विवेक भी सुहानी को छेड़ते हुए मुस्कुराने लगता है। सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, निशा तू कुछ भी बोलती है। निशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ? मैडम, आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप युवराज सर को कितना पसंद करती हैं। क्यों विवेक? निशा विवेक की तरफ देखती है। विवेक भी निशा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं ना, कोई भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। सुहानी फौरन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, युवराज सर मुझे लाइक नहीं करते। मतलब तू करती है? निशा सुहानी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है। सुहानी निशा की बात का निशा सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यार सुहानी, हम तो तेरे दोस्त है ना, कम से कम हमें तो सच बता दे, तू युवराज सर को पसंद करती है ना? सुहानी अपनी नजरें झुकाकर कहती है, ये सुनते ही निशा और विवेक खुश हो जाते हैं। निशा एक्साइटेड होकर कहती है, तूने युवराज सर से कहा कि तू उन्हें पसंद करती है? सुहानी फिर से कहती है, सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक खुशी और हैरानी से एक साथ कहते हैं, क्या? विवेक सुहानी से कहता है, मतलब तुमने युवराज सर को प्रपोज कर दिया? लेकिन कब? निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? निशा अब सुहानी से कहती है, तो युवराज सर ने क्या कहा? सुहानी अपनी नजरें उठाती है और डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, युवराज सर ने मना कर दिया। निशा और विवेक फिर से हैरान होकर एक साथ कहते हैं, क्या युवराज सर ने तुझे मना कर दिया? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। ये जानकर निशा और विवेक उदास हो जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं कहते। इधर युवराज अपने ऑफिस में था। वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ राघव चल रहा था। युवराज उस रात के बारे में सोच रहा था जिस रात उसने राघव को पहली बार देखा था। युवराज के मन में राघव को लेकर कई सवाल थे। वो अपनी कलाई के निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो आदमी मुझे इस हद तक हर्ट कैसे कर सकता है? आखिर कौन है वो? युवराज अपनी इसी सोच में डूबा था। तभी कोई उसके ऑफिस डोर पर नॉक करता है।
उस आवाज को सुनकर युवराज का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर चेयर पर स्ट्रेट बैठ जाता है। युवराज अपनी सीरियस टोन में कहता है, कम इन। युवराज के कमरे का दरवाजा खुलता है। एक आदमी ऑफिस के अंदर आता है। उस आदमी ने फॉर्मल सूट पहना हुआ था। अंदर आकर वो आदमी युवराज से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे मिलने के लिए कंपनी में गया था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। युवराज कहता है, ये कहकर युवराज सामने चेयर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी डेस्क की दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल बाहर निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी मोबाइल स्क्रीन युवराज की तरफ करते हुए कहता है, सर, यही है मिस्टर सक्सेना का बॉडीगार्ड राघव सूर्यवंशी। युवराज उस आदमी की मोबाइल स्क्रीन को देखता है और उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो जाती हैं। क्या है राघव का सच? आखिर क्या मकसद है उसका? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।